Hello everyone, welcome once again. In this video guys, we are going to understand or we are going to overview the syllabus of the UPSC Civil Services Mains Examination. Okay, syllabus काफी डिटेल में है तो हम ओवरव्यू लेंगे कि हर एक पेपर में, फॉर एग्जांपल GS1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, कौन से टॉपिक्स है यूजुअली उसका हम अंदाजा लगाएंगे और एक अंदाजा आ जाएगा कि हमें स्ट्रेटेजी क्या रखनी है इसको लेकर। ठीक है, तो लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेंस का पैटर्न। आपको अब तक अंदाजा है कि मेंस में जो होते हैं कितने पेपर्स होते हैं, टोटल 9 पेपर होते हैं। ठीक है, उनमें से जो लैंग्वेज के पेपर्स है, ठीक है, वो जो होते हैं ये 2 पेपर वो क्वालिफाइंग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 25% मार्क्स लाने हैं। वो आने के बाद बाकी के जो 7 पेपर बचते हैं वो है एसए के पेपर है, 4 जनरल स्टडीज के पेपर है एंड 2 ऑप्शनल के पेपर है। राइट, हर पेपर 250 मार्क्स को है तो टोटल 1750 मार्क्स हो गए। राइट, और यही जो मार्क्स होते हैं, ठीक है, 7 पेपर के, दे आर गोइंग टू काउंट फॉर मेरिट। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन आपका इस 7 पेपर पर होता है, मतलब आपको इंटरव्यू कॉल आता है, फिर इंटरव्यू के मार्क इसमें जोड़कर आपकी मेरिट लिस्ट में, ठीक है, जो भी रैंक हो वो डिसाइड हो जाती है। अब हमें देखना है आज, ठीक है, अब हम लैंग्वेज के पेपर का सिलेबस आज नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बहुत ही यूजुअल सिलेबस है, यू कैन सी। ठीक है, इन नोटिफिकेशन और इंटरनेट जिस कॉम्प्रेंशन होता है, लेटर लिखो, ये लिखो, खाली 25% मार्क लाने, तो दैट इज नॉट डिफिकल्ट पार्ट। हमारे लिए सिलेबस एसए का, जनरल स्टडीज का एंड ऑप्शनल का इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शनल तो आपको पता है कि लगभग 26 ऑप्शनल्स है, जैसे कि सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मेडिकल साइंस, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, एग्रीकल्चर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है इसमें। आपने जो भी सब्जेक्ट लिया है उसका सिलेबस आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अलग अलग ऑप्शनल के सिलेबस अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आज ऑप्शनल का सिलेबस नहीं डिस्कस करेंगे। आज हमारा प्राइमरी फोकस एसए में क्या होता है एंड GS1 से लेकर 4 तक सिलेबस का ओवरव्यू लेना है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हम एसए से। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ द एसए? तो एसए में यूपीएससी ने कोई सिलेबस डिक्लेयर नहीं किया है कि हम इसी टॉपिक पे पूछेंगे, वो किसी भी टॉपिक पर आपको एसए पूछेंगे। देखो हमें पता है कि एसए का पेपर जो होता है वो 250 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। यूपीएससी ने कहा है कि कैंडिडेट्स में बी रिक्वायर्ड टू राइट एसे ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। एक टाइम था आपको 4-5 ऐसे दिए जाते थे, उसमें से आपको एक पर ऐसे लिखना पड़ता था और पूरा का पूरा ऐसे 250 मार्क्स का होता था। पिछले कुछ सालों में यूपीएससी ने चेंज किया, यूपीएससी ने क्या किया, 2 ऐसे पूछने लगी यूपीएससी। मतलब ऐसे का जो पेपर होता है, ठीक है, यहां पर सेक्शन ए होगा, यहां पर सेक्शन बी होगा। ठीक है, यहां पर आपको 4 चॉइसेस होंगे, यहां पर आपको 4 चॉइसेस होंगे। ठीक है, तो इसमें से आपको एक विषय पर ऐसे लिखना है एंड यहां पर आपको एक विषय पर लिखना है। ऐसे ये ऐसे 125 मार्क्स का होगा, ये भी ऐसे 125 मार्क्स का होगा। तो मल्टीपल का मतलब उन्होंने इस तरह से लिया है। ठीक है, लेकिन याद रखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, यूपीएससी नेवर सेड दैट दे आर गोइंग टू, ठीक है, आस्क टू राइट द एसे ओनली ऑन 2 टॉपिक्स। हो सकता है किसी साल अगर उनको लगा कि 4 टॉपिक्स पर लिखने के लिए बोलना है तो वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने 2 नहीं बोला है, यहां पर मल्टीपल बोला है। ठीक है, फिलहाल 2 ऐसे आपको लिखने हैं। ठीक है, लेकिन मल्टीपल का मतलब ये भी है कि आपको हो सकता है कोई शॉर्ट ऐसे लिखने के लिए भी वो बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, ऐसे जो लिखना है, देखो वो एकेडमिक ऐसे नहीं लिखना है, रिसर्च पेपर जैसा ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, जनरल ऐसे लिखना है, जो हमने स्कूल में लिखा है, कॉलेज में लिखा है। इसमें क्या होगा, यहां पर यही उम्मीद है कि ऐसे का सब्जेक्ट मैटर फाइंड आउट करो, वेदर द कैंडिडेट इज एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द टॉपिक, देन whether the candidate is able to organize his or her ideas in orderly and very concise fashion around the subject matter of the topic, ये उनको देखना होता है। राइट, अभी देखो यहां पर आपको 1 गो में इसे लिखना होता है। हम जो भी कहीं कुछ पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, यूजुअली हमें लगता है यार कितना अच्छा लिखा है, लेकिन उसके मल्टीपल ड्राफ्ट भी होते हैं। यहां पर कोई ड्राफ्ट नहीं होता, आपको सीधा ऐसे लिखना होता है। तो एक बार लिख दिया तो आपने लिख दिया। राइट, तो पॉइंट इज दैट इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि यूपीएससी के प्रिपरेशन के दरमियान यू आर एक्सपोजिंग टू द रेंज ऑफ द सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग पॉलिटी, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशल टॉपिक्स, सोशल प्रॉब्लम्स, राइट, जुडिशरी, देयर इंटरप्रिटेशन, देयर वर्डिक्ट्स, बहुत कुछ आपको पता होता है। तो ऐसा नॉलेज नहीं है ऐसी बात नहीं होती, ठीक है। बस आपको यहाँ पर अच्छे से फोकस करना होता है कि आपको एसे लिखना है। हाँ, एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि एसे जो है, एसे इज अ पार्ट ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा बहुत लिटरेरी फैशन में आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। आप जस्ट फैक्ट्स लिखोगे उस पर जान नहीं होगी, ठीक है। आपको जो भी आर्गुमेंट देने हैं याद रखना होगा कि ऐसे बिलोंग टू द लिटरेरी सेक्शन, तो थोड़ा बहुत लिटरेचर टाइप लिखना है। तो फैक्ट्स, फिगर, ये कोई मैंने कहा कि रिसर्च पेपर नहीं है ये, ठीक है। आपको जस्ट लिखना है, तो आपके जो भी भावनाएं होंगी, जो भी थॉट्स होंगे, ठीक है, वो उसमें आने चाहिए। देयर शुड बी सम ह्यूमन टच टू योर राइटिंग। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे एक अलग से वीडियो में कि हाउ टू राइट अ गुड एसे, उसके लिए बड़ा टॉपिक है। लेकिन फिर भी आपको अंदाजा आया होगा कि यहाँ पे क्या करना है। एंड यहाँ पे भी लिखा है कि क्रेडिट विल बी गिवन टू द इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, मतलब आपको वेग नहीं लिखना है, सही शब्दों का चयन करना है। गॉट इट। तो ये था एसे का पेपर, ठीक है। अब जो है हम देखेंगे GS1 का सिलेबस क्या है। तो देखो काफी एलेबोरेटिव सिलेबस है, ईच एंड एवरी टॉपिक तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन पेपर 1 में, ठीक है, जीएस जनरल स्टडीज 1 GS1 में क्या होता है, देखो रफली देखा जाए तो इसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर पर कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि वेरियस आर्ट फॉर्म्स, जैसे कि डांस होंगे, पेंटिंग्स होंगी, ठीक है, कुछ स्कल्पचर्स होंगे, लिटरेचर, आर्किटेक्चर जो भी है फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न, तो इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बुद्धिस्ट आर्ट जो है और फिर बुद्धिस्ट स्तूपा जो है, ठीक है, उससे क्या मैसेज मिलता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। या फिर जो भी संत मेडिवल पीरियड में जो भी संत थे, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र की बड़ी परंपरा रही है, ठीक है, तो संतों ने जो भी रचनाएं की, या फिर उत्तर भारत में जैसे कि कबीर थे, रहीदास थे, उन्होंने जो भी रचनाएं की, या फिर उनके रचनाओं का सामाजिक परिवर्तन पर क्या असर पड़ा, ठीक है, क्या जाति व्यवस्था जो है उसको उसने चैलेंज किया, समाज में कुछ सकारात्मक बदल लाए, इस तरह से ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकता है। लेकिन याद रखो यहाँ पर अलग से कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो प्रीलिम्स के लिए सोर्सेज बताए गए थे, एनसीईआरटीज, ठीक है, एंड सम बेसिक बुक्स, आपको उसी से काम चलाना होगा, दैट वुड बी सफिशिएंट, ठीक है। तो कल्चर में ये सब आ जाएगा। हिस्ट्री फिर एक बार यहाँ पर है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक बार वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी, और उसमें जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट हुए हैं, जो सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज हुई है, उन पर क्वेश्चन आ जाएंगे। अब उसका स्कोप एग्जैक्टली ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे, ठीक है, उसको लेकर हम अलग से बात करेंगे। पीवाई को देखने पर आपको स्कोप समझ में आएगा। अलॉन्ग विद दैट इसमें ज्योग्राफी भी है। तो ज्योग्राफी भी मैंने जैसे कहा कि यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग न्यू, जो प्रीलिम्स के लिए आपने किया है फ्रॉम एनसीईआरटी, दैट वुड बी सफिशिएंट, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ टॉपिक ऑन इंडियन सोसाइटी, ठीक है। सो इंडियन सोसाइटी, जैसे कि इंडियन सोसाइटी की डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, उसमें जो भी चैलेंजेस आते हैं, उसकी जो भी स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, उसको लेकर क्वेश्चन आ जाएंगे। वुमेन को लेकर है कि फॉर एग्जांपल रोल ऑफ द वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, क्या भारतीय समाज में उनकी भूमिका है। तो इसमें जेंडर इक्वल सोसाइटी नहीं है हमारी, पैट्रियार्की है, तो हम जेंडर इक्वल सोसाइटी कैसे बना सकते हैं, जेंडर गैप कैसे कम करेंगे, ठीक है। या फिर कोई पर्टिकुलर स्कीम पर क्वेश्चन आ सकता है आपको कि ये स्कीम किस तरह से लाभदायक हो सकती है, प्रोज बताओ, कॉन्स बताओ। करंट अफेयर से ज्यादातर ये टॉपिक होता है। 11-12 की जो सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी है, दैट वुड बी सफिशिएंट हियर, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन जैसा टॉपिक है, भारतीय समाज पर ग्लोबलाइजेशन का क्या असर हो रहा है, ठीक, जैसे कि हमारे कपड़े, हमारे रहन सहन, हमारे लाइफस्टाइल्स कैसे बदल रहे हैं, ठीक है, उसके पॉजिटिव निगेटिव हमें दोनों बताने होंगे। एक बार ये भी पूछा था कि ग्लोबलाइजेशन का इंडियन लैंग्वेजेस पर क्या असर पड़ रहा है, जो हमारी भाषा है, प्रादेशिक भाषा, मराठी है, इंग्लिश है, गुजराती है, उन पर क्या असर पड़ रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एवरीबडी इज प्रिफरिंग इंग्लिश मीडियम, ओके, बट व्हाट अबाउट द रीजनल मीडियम्स, ठीक है। चाइना पर भी तो कोई असर नहीं पड़ा है ज्यादा, क्योंकि चाइना ने अपनी लैंग्वेज कंटिन्यू की है, तो इंडिया पर असर पड़ रहा है। तो फिर हम अपनी भाषा भी रखें, लेकिन साथ ही साथ हम ग्लोबलाइजेशन की रियलिटी भी एक्सेप्ट करें,
तो इसका जो स्वर्ण मध्य है इस पर क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है। ज्योग्राफी का भी देखो कि साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। हिमालयन वाटर है, हिमालयन रिवर है कि फॉर एग्जांपल हिमालयन ग्लेशियर्स किस तरह उत्तर भारत की जो नदियां हैं उनमें पानी का जो बहाव है उसको मेंटेन करती है, जो भी ग्लेशियर्स है वहां पर कैसे मेंटेन करते हैं और उनका क्या योगदान है, उनका क्या महत्व है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्रिटिकल एलिमेंट्स है, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि थोरियम है, तो इंडिया थोरियम से लाइट बना सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं हम, तो उसको लेकर जो भी कुछ चल रहा है, जो भी कुछ पॉलिसीज है उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये पेपर 1 था, जस्ट मैंने ओवरव्यू आपको बता दिया है। तो यू कैन हैव दी लुक, यू कैन फाइंड आउट दी कॉपी ऑफ द सिलेबस ऑन द इंटरनेट। अब हम पेपर 2 की तरफ जाएंगे। पेपर 2 जो है जनरल स्टडीज का, ये वन ऑफ द स्कोरिंग पेपर माना जाता है, ठीक है। इसमें भी आपको देखो जो प्रीलिम को है वही मेंस को है, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव है, गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। पहले तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको स्टडी करनी पड़ेगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स है, मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनी, कब बनी, कैसे बनी, ठीक है। जैसे कि बनी तो 1950 में आपको पता है, हमने अडॉप्ट किया 26 जनवरी को, लेकिन बनने की जो प्रक्रिया थी उस पर काफी घटनाओं का असर है। जैसे कि नेहरू रिपोर्ट का भी एक असर है, जो मतलब प्री इंडिपेंडेंस इंडियन से ट्राई किया था, तो उसमें कौन से प्रावधान थे, या फिर ब्रिटिश के कुछ लॉज है जैसे कि 1935 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसपे से बहुत सारे प्रावधान जो है हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेशन में लिए हैं। तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग देखने पड़ेंगे, किस तरह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुई, मतलब कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आए। जैसे कि अभी फिलहाल कुछ अमेंडमेंट जो है, वो अमेंडमेंट जो है वो न्यूज में, जैसे कि 103rd अमेंडमेंट है वो न्यूज में है, 99th अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप कर दी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पावर्स छीनने की कोशिश हो रही थी। इस तरह के अमेंडमेंट जो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो मैं टॉपिक तो नहीं बताऊंगा पूरा क्योंकि आपको अभी पढ़ना है, लेकिन अमेंडमेंट देखनी है, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है हमारे इसमें, ठीक है। तो 14 मीन बाय फंडामेंटल राइट्स, उनका क्या मतलब है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी है, बेसिक स्ट्रक्चर थियरी है, वो भी आजकल न्यूज में आने लगी है ज्यादातर, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको यहाँ प्रीलिम्स के लिए ऑलरेडी आप पढ़ते हो, तो यहाँ बस आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए रेडी करना है, ठीक है। एंड अदर भी है, देखो कि जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है, यूनियन गवर्नमेंट क्या है, उनकी इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द वेरियस ऑर्गन, ठीक है, अलग अलग जैसे कि जुडिशरी है, उसके बाद पार्लियामेंट है एंड गवर्नमेंट है, तो उनको पावर बांट के दिए हैं, तो उसको लेकर कुछ इश्यूज आते हैं ना। जैसे कि आपने देखा कि महाराष्ट्र क्राइसिस, जो देखा कि एमएलए जो है, कुछ एमएलए ने पार्टी चेंज की, फिर क्या हुआ, ठीक है, क्राइसिस आया, ये सारे टॉपिक इसमें आते हैं, ठीक है। एंड कुछ ये है जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का जो एक्ट है वो इंपॉर्टेंट है एक्ट, तो उसके कुछ प्रावधान से क्या क्या फीचर्स है, क्योंकि उस पर इलेक्शन होते हैं ना, तो वो इस तरह से इसमें आपको पर्टिकुलरली दिस GS2 टॉपिक इज डेडिकेटेड टू पॉलिटी सेक्शंस, गॉट इट। थर्ड पेपर जो है GS3 का, उसमें आपको ये GS2 के अदर कुछ टॉपिक्स है, ठीक है, जैसे कि एनजीओ, उनका रोल है, ठीक है। इसको हम ज्यादा डिटेल में जाके नहीं यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इट विल टेक मोर टाइम, हमारा पर्पज जस्ट ओवरव्यू लेना है, ठीक है। देखो ये पेपर 3 है, यहाँ पर यूजुअली क्या हो जाता है, कुछ स्टूडेंट्स को कम मार्क आ जाते हैं, क्यों, बिकॉज द नेचर ऑफ दिस पेपर। अभी इसमें जो लिखना होता है वो ज्यादातर करंट अफेयर से लिखना होता है, ठीक है, और इसमें जो बहुत सारे टॉपिक जो उनकी खिचड़ी है। तो खिचड़ी क्या है, जैसे कि टेक्नोलॉजी पर कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर है, बायोडाइवर्सिटी पर है, ये जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेबर मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आंसर स्टूडेंट का थोड़ा सा वेग हो जाता है, ठीक है, लेकिन करंट अफेयर को पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी यहाँ पर बढ़ जाएगी। यू हैव टू फोकस ऑन द करंट अफेयर्स, यू हैव टू पिक द टॉपिक्स, यू हैव टू कलेक्ट द आर्टिकल्स, यू हैव टू मेक द नोट्स, कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये है, तो इसमें देखो इंडियन इकोनॉमी है कि हमारा ग्रोथ रेट कम हुआ है, अगर महंगाई बढ़ी है तो उसके क्या रीजंस है, ठीक है, या फिर MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर क्या पॉलिसी है, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, गवर्नमेंट बजटिंग,
इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया का कैसा है, नॉर्थ इंडिया का कैसा है, ठीक है, साउथ इंडिया का कैसा है, महाराष्ट्र का क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, इसको लेकर क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स है, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हो पाए या नहीं हो पाए, क्यों नहीं हो पाए, तो इट इज अनफिनिश्ड एजेंडा, तो आजकल गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, ठीक है। देखो इसमें फिर कुछ टॉपिक जो है देखो कि लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, जैसे कि नक्सलिज्म है, ठीक है, नक्सलिज्म है, ठीक है, माओइज्म है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, कौन से सेक्टर में वो प्रॉब्लम है, वहां पे क्यों है, डेवलपमेंट और उसके बीच में कुछ कनेक्शन है क्या। जैसे कि अभी नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है आपको पता है कि मणिपुर में दंगे हो रहे हैं करंटली जो न्यूज में है, ठीक है, वो क्यों हो रहे हैं, ठीक है, क्यों दो तीन कम्युनिटी एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रही है। इस तरह के इक्वेशंस हमें डेवलपमेंट के साथ कनेक्ट करना है उसको, कि कौन डेवलप हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, या फिर कैसे लॉपसाइडेड डेवलपमेंट जो है, इट इज वन ऑफ द एंगल ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी, ये है इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब यही है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा, तो इसमें टेररिज्म आ जाएगा, फिर ड्रग रैकेट्स आ जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद वायलेंस इन जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आ जाएगा, ये सारे टॉपिक जो है इसमें आ जाएंगे। सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, ठीक है, तो बॉर्डर एरियाज में जो भी चैलेंजेस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का जो इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां की बॉर्डर, चाइना का चैलेंज, ड्रग ट्रैफिकर का चैलेंज, बांग्लादेश की बॉर्डर है, वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का चैलेंज है, ठीक है, तो क्यों चैलेंज है, उसके क्या रीजन है, क्या सॉल्यूशन है, इस तरह से, ठीक है। और भी है, ये जनरल स्टडीज 4 पेपर है, GS 4 का जो ये, ठीक है, ये लास्ट पेपर है अभी, इसमें देखो इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, एथिक्स पर ये पेपर है, ये वन ऑफ द स्कोरिंग सेक्शन है, जहां पर देखो कि जनरल पूछा जाएगा एथिक्स को लेकर, कि पहले एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस की एथिक्स क्या है, ठीक है, इसेंस क्या है उसका, डिटर्मिनेंट्स क्या है, फिर एटीट्यूड पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि एटीट्यूड किस तरह बनता है, हमारा सिविल सर्वेंट का एटीट्यूड किस तरह होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, एप्टीट्यूड, फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, जैसे कि इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी कैसे मेंटेन करोगे, कौन से फैक्टर होते हैं, ठीक है, ये डीप में पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, कि हाउ सिविल सर्वेंट ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन करेंगे, या फिर ट्रांसपेरेंसी का क्या महत्व है, गॉट इट, उस पर क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस पर क्वेश्चन आते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब आप किस तरह से सामने वाले के इमोशंस को या फिर खुद के इमोशंस को समझकर, ठीक है, उसको अपने मैक्सिमम बेनिफिट के लिए या फिर उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, इसको उस तरह कैसे मैनिपुलेट, या फिर मतलब अच्छे सेंस में मैनिपुलेट कैसे करते हो, यूटिलाइज कैसे करते हो, ठीक है, इमोशनली इंटेलिजेंट, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोरल थिंकर, जैसे कि महात्मा गांधी है, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, उनके कोट्स, फॉर एग्जाम्पल गांधी जी का कोई कोट देंगे और आपको लिखने के लिए बोलेंगे कि इसका मोरल मैसेज क्या है, उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और उसके बाद नीचे दिया गया है यहाँ पर कि केस स्टडीज, मतलब आपको कुछ केस स्टडीज दिए जाएंगे, और केस स्टडीज में आपको आंसर लिखने पड़ेंगे कि ये सिनेरियो है तो आप क्या क्या करोगे, ठीक है, आपके स्टेप्स बताओ, आपको लिखना पड़ता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू दिस, एंड देन आप पॉइंट लिखोगे, आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि आप वो क्यों करोगे, गॉट इट। तो बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग था पेपर 1 में, उसका ही यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा डीपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स ये जो हमने सिलेबस यहाँ पर डिस्कस किए हैं जस्ट ओवरव्यू था, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या क्या रेफरेंसेस यूज करने हैं, बेसिकली क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, आंसर राइटिंग कैसे करना है, इसको लेकर हम अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इसका मतलब जो पर्पस था हमारे इस वीडियो का, जस्ट आपको अवेयर करना था कि पेपर क्या होते हैं और उसमें कौन से टॉपिक्स है, गॉट इट। तो आई होप कि यू एंजॉयड दिस वीडियो, अगर आपको कुछ डाउट है तो देन लेट अस इन्फॉर्म अस, वी विल मेक अ न्यू वीडियो ऑन दिस, ठीक है। सो इसी तरह की वीडियो के लिए अगर आपको मतलब और वीडियो देखने हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।